मैं तो रास्ते से जा रहा था। मैं तो फ्राइड इडली खा रहा था। हम्म। आए तो नहीं अभी। अभी आ गए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मजर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। जी 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 जी, नया चैप्टर की शुरुआत है आज ही। शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भाई साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा चैप्टर। बट चैप्टर चाहे छोटा हो बड़ा हो, कमिटमेंट तो उतनी ही लगती है ना, आपकी भी और हमारी भी। आप कैसे हैं सर। देखो माई तो बचपन से ही मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। जय केमिस्ट्री वाले सर, ये कौन सा नया नारा है। बट आई लाइक इट। कितने चैप्टर लगेंगे इस चैप्टर में, लेक्चर लगेंगे। पता नहीं भैया, ये पढ़ाते टाइम ये सोचते नहीं है यार, है ना। आओ फिर शुरू करें आज की धमाकेदार क्लास। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर जो है वो एक ही दे रखा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी है एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम भी है। बट हम लोग उसको अलग अलग पढ़ाते हैं। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे। ठीक, तो आइए कुछ बातें करते हैं। रूल्स टू अटेंड द क्लास देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार इन सब चीज़ों को बोलें, बट मुझे पता है कि किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है ना कि समय बीत जाने के बाद आप सबको पता चलता है कि नहीं, जो बात कोई पर्सन बड़ा कह रहा था तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो इसी कारण हर चैप्टर की शुरुआत में मैं एक बार इनको ज़रूर रिपीट करता हूँ। वही परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को फॉलो करते हुए एक बार फिर मैं बता देता हूँ। शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन आपने लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप नोट्स बनाने की कोशिश कर सकें। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, और ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना कि क्लास की चैप्टर की थर्ड क्लास चल रही है सर, मैं आज मेरी पहली क्लास है, कुछ समझ नहीं आएगा भाई, पहले ही बता देता हूं फिर। ठीक है, मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी फॉलो कर रहे हैं। लास्ट क्लास को रिवाइज करके आया करिए। देखिए पहले क्लास में समझाना मेरी गारंटी है, दूसरी क्लास में समझना आपकी और मेरी दोनों की है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी है। पहली क्लास को आप अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं करके आएंगे, डीपीपी अगर दी गई है उसको सॉल्व नहीं करके आएंगे तो ऑब्वियसली दूसरी क्लास में प्रॉब्लम होगी। मैं उसमें कोई दो राय रखता ही नहीं हूं। आप कहो जी हर एक क्लास अलग होती है, हम सीधा फिफ्थ क्लास में आएंगे, पहली 4 क्लास को रिवाइज नहीं करके आएंगे, हमें सब समझ आ जाएगा। भैया मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं अपनी लिमिटेशन आपको बता देता हूं, है ना। कोई ऐसा टीचर हो जो आपको लास्ट क्लास में आप जाएं चैप्टर की और आपको सब समझ आ जाए, ठीक है, तो आप स्विच कर सकते हैं उस टीचर को, है ना। चमत्कार को नमस्कार ही कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार आप भी कर दीजिए। सॉरी, मेरे पास वो पॉसिबिलिटी है नहीं, मैं ह्यूमन हूं, मेरी लिमिटेशन है कि मैं एक इंसान हूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसी लिमिटेशन के अंदर ही मैं काम कर सकता हूं। मैं एज ए स्टूडेंट भी रहा हूं। ऐसा थोड़ा कि पैदा होते ही टीचर बन गए होंगे। तो मुझे पता होगा कि पढ़ते भी कैसे हैं, पढ़ाते सिर्फ कैसे नहीं है, पढ़ते भी कैसे हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है कि यार अगर मैं लास्ट क्लास रिवाइज करके जाता हूं, चैप्टर की 8 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 9th क्लास है, अगर 8th पे अच्छा कमांड है ना 8 क्लासेस पे, 9th में बाउंड टू हैपन है, मुझे समझ आएगा, बाउंड टू हैपन है। एंड आई हैव फेस्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय स्कूल टाइम ऑल्सो। मेरे ही क्लास के कंटेम्परेरीज अच्छा दिमाग है उनमें भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे में अच्छा दिमाग है बाकियों में है ही नहीं। आई डू नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी।
वो सेम टीचर से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं, है ना। अभी जस्ट 1 महीना पहले की बात है, आप लोगों का बैच चल ही रहा था, तो मैं अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड से मिला, तो मैंने उन्हें बताया कि यार वो टीचर था ना, वो टीचर थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो 5 जाने बैठे हुए थे हम लोग, है ना। एक मैं था, बाकी 4 मेरे और दोस्त थे, ठीक है। चारों ने पता मिलके क्या कहा, वो टीचर वो तो बहुत ही खराब पढ़ाते थे, तू पता नहीं कैसे कह रहा है कि वो बहुत अच्छे थे। मैंने कहा कि मुझे केमिस्ट्री सीखने में सबसे ज्यादा, मतलब कि केमिस्ट्री के हॉराइजन्स इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होते थे वो, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री चल रही होती थी। यस, यू हर्ड इट राइट, ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होते थे, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री चल रही होती थी, ठीक है। वो हॉराइजन्स इतने एक्सपैंड करने में सर ने ही मेरी हेल्प करी, ठीक है, कि वाकई चीजों को ऐसे भी इंटरलिंक किया जा सकता है, ठीक है। तो करे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और फर्क सिर्फ इतना है कि वो जब ऑर्गेनिक की क्लास में बैठते थे सिर्फ ऑर्गेनिक का सुनते थे, फिजिकल भाड़ में जाए। जब फिजिकल का पढ़ रहे होते थे तब फिजिकल का सुनते थे, ऑर्गेनिक भाड़ में जाए। तो जब तक आप अपनी चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज नहीं रखेंगे, चारों तरफ से चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक उन लोगों को आज भी, है ना, 20 साल हो गए इस बात को बीते हुए, आज भी वो उस टीचर को ही ब्लेम करते हैं। मैं तो नहीं करता। मैंने तो अपनी लाइफ में सिर्फ एक सिंगल टीचर जिसको दंडवत प्रणाम किया था। दंडवत का मतलब समझते हैं, जब आप जमीन पे लेट के किसी को आप प्रणाम करते हैं। मैंने सिर्फ एक ही टीचर को किया था, वो भी उनको किया था, क्योंकि मुझे पता था केमिस्ट्री सिखाने में बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एज ए स्टूडेंट उनके पास एक क्वेश्चन लेके जाता था कि सर मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। वो पता क्या करते थे, उस क्वेश्चन का आंसर तो बताते थे, उसी टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन मुझसे पूछते थे, ठीक है, कि भाई ये कुछ पढ़ के भी आया कि नहीं आया, ठीक है, ताकि, और बाकी लोगों से भी ऐसा ही करते थे वो, मैं कोई स्पेशल थोड़ा था। बाकी लोगों से भी ऐसा, बाकी लोग अगली बार जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आप ही पढ़ के नहीं गए हो, टीचर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे, आप एक पूछने गए हो, टीचर आपसे 5 पूछेगा, तो आप अपने आप सब्जेक्ट से जो है वो दूर होते जाते हो यार। इंस्टेड ऑफ कि नहीं सर मैं पढ़ के आऊंगा, आप भी पूछना, मेरे को जो प्रॉब्लम है वो भी बताना, एंड डेफिनेटली मैं ग्रो करूंगा, ठीक है। तो कौन सर थे, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है कि मेरे टीचरों की, मेरे दोस्तों की नजर में, ठीक है, उन टीचर की इमेज अच्छी नहीं है। मेरी नजर में बहुत अच्छी है भाई। ही इज गॉड, है ना। अगर किसी को भगवान कहा जाए तो मैं अपनी लाइफ में तो उनको भगवान कहूंगा ही कहूंगा। बाकी कोई मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे लगता है ऐसे टीचर जो होते हैं ना, जो चारों तरफ आपके दिमाग को खोल के रख देते हैं, सिर्फ एक टॉपिक से कंसर्न नहीं रखते हैं, एक टॉपिक से दूसरे को लगाते हैं, टीचर वही होता भैया, ठीक है जी। चलिए आइए। सृष्टि पूछ रही है, सृष्टि ने भी एक मेरे टीचर का नाम लिखा है। उन्होंने मुझे स्कूल पे पढ़ाया है, ठीक है, मैं एक कॉलेज के टीचर की बात कर रहा हूं, बट ही इज ऑल्सो ए फैंटास्टिक टीचर। आप जिस टीचर का नाम लिख रही है सृष्टि, वो भी मेरे सर हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। आप नाम लिख रही हैं डॉक्टर दीपक रोहेला का, उनसे भी मिलके आया हूं मैं अभी 1 महीना पहले। बहुत बढ़िया टीचर है वो भी। बट मैं जिस टीचर का रेफरेंस दे रहा हूं वो कॉलेज में थे मेरे टीचर। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाइए, कुछ ना कुछ रह जाए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, नोट्स को आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए, काफी ज्यादा समय व्यतीत करता हूं मैं इसके ऊपर, डाउट सेक्शन के ऊपर। आप भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर करिए जिस स्लाइड पे आप डाउट पूछ रहे हैं, पहले किसी ने डाउट पूछ लिया हुआ है तो सेम डाउट पे क्लिक कर दें। एक ही क्वेश्चन को 500 बार आंसर मैं नहीं दे सकता हूं। हां, 500 बच्चों का एक क्वेश्चन है, मैं डेफिनेटली आंसर कर सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियोस को हाई स्पीड पे मत देखिए, अगर आप अंडरस्टैंडिंग को बेटर रखना चाहते हैं तो। लीजिए वो आ गया है। यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है, फॉर श्योर नहीं होगा, ठीक है। आज क्या क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे हम इक्विलिब्रियम का। 2 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत कम समय व्यतीत करना हमें, फिजिकल इक्विलिब्रियम
और ये क्या है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, टाइम लगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन तक भी पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा, उसी के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो पहले ये आएगा, फिर बाद में आएगा। होमवर्क क्वेश्चंस आपको मैं भी दूंगा और मॉड्यूल से भी आपको मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हाँ टेस्ट भी आज सर, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज कौन सी है, दैट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। सर ये इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, वो मेरे ख्याल से यहां पे लिखा ही हुआ है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। कैनॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है, बट प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है, बट प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता। कैनॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एग्जाम्पल दीजिए सर। ये रहा KClO3 सॉलिड होता है, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे हीट करते हैं तो बनता है KCl और साथ में O2। सर बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस कर देते हैं। अगर ये होगा, ये होगा। सर ये इररिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है? देखिए KClO3 से KCl और O2 तो बन सकता है, KCl और O2 आपस में कंबाइन करके जो है वो KClO3 नहीं बना सकते। सर क्यों नहीं बना सकते? मान लीजिए आपने ये जो रिएक्शन है ये किसी ओपन कंटेनर में कराई है। किसमें कराई है? ओपन, वही टेस्ट ट्यूब में कराई है। ये रहा KClO3, आपने इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। जैसे आपने इसको हीट किया, एक तो KCl बनेगा, वो तो यही रहेगा, साथ में क्या बना? O2, वो एस्केप हो गया, है ना। लो चली में अपने देवर की बारात लेके वो O2 तो चला गया। जो चला गया अब तो वो वापस नहीं आ सकता, फॉर श्योर नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलके ये नहीं बना सकते। सर एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और, बिल्कुल बिल्कुल आइए। एक्वस KCl में अगर AgNO3 डाला जाए, एक्वस, तो क्या होगा बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। पढ़ी है सर हमने ये रेडॉक्स में भी। ये यहां पे चला जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा। सर बन जाएगा एक तो AgCl, यस, ये बेटा सॉलिड फॉर्म में होता है और प्रेसिपिटेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। और साथ में क्या बनेगा? AgCl तो हो गया, K के साथ NO3, KNO3 एक्वस। आप देखेंगे जैसे ही आप KCl के सॉल्यूशन में AgNO3 डालेंगे, AgCl व्हाइट कलर का होता है, नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट तो बना सकते हो, बट प्रोडक्ट आपस में मिलकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते। सर यहां क्यों नहीं बना सकते थे बेटा? क्योंकि यहां पे ये गैस थी, ये एस्केप हो जाएगी, चली जाएगी, बचेगी नहीं, बचेगी नहीं तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती रिवर्स। अच्छा यहां पर क्यों नहीं बना सकते बेटा? यहां पर प्रेसिपिटेट बन सकता है। जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करा रहे हो, जहां जब AgCl बनेगा वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये प्रेसिपिटेट है। तो वो सॉल्यूशन के अंदर है ही नहीं, है ही नहीं, तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इररिवर्सिबल क्या? एक जना पूछ रहा है प्रेसिपिटेट क्या होता है? बेटा प्रेसिपिटेट मोटे मोटे लंप होते हैं, मोटे मोटे से टुकड़े टाइप होते हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो बेटा लैब में गए होगे, कोई ना कोई प्रेसिपिटेट तो बनाया होगा। नहीं तो हमारे घर में भी एक लैब होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है, क्या बोलूं अब ना, पता नहीं एग्जाम्पल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चलो इस लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे देता हूं कि समझने वाले समझ भी जाएं और मेरी भी जुबान गंदी ना हो, ठीक है। सुबह सुबह हम अपनी बॉडी से, ठीक है, मोटे मोटे प्रेसिपिटेट जो है वो कहीं छोड़ के आते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ वो प्रेसिपिटेट ही होता है भाई साहब, जो हमारी बॉडी के वेस्ट के थ्रू निकलता है सॉलिड फॉर्म में, है ना।
ओ शिट, हाँ शिट के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। यस यस यस, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो भी इरिवर्सिबल है, देखो तुमने खाना खाया, तुम्हारी खाने से जो भी एनर्जी मिलनी थी वो तुम्हारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करी, ठीक है, और पॉटी तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल गई। अब कहो जी पॉटी दोबारा खाने में कन्वर्ट हो जाए, नहीं नहीं, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब समझ गए होंगे भैया, अब इतना ज्यादा क्लैरिटी से, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, सॉरी, हाँ सॉरी। चलिए चलिए, है ना, नहीं देना चाहता था मैं एग्जांपल, सुबह सुबह का टाइम है, कहीं जाने खाना खाते खाते ग्लास ले रहे होंगे, मूड खराब हो जाता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, बट बच्ची ने पूछ लिया, मैं क्या करता यार, मरता क्या ना करता, करना पड़ा। आइए, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग ऐसे सिंगल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, सिंगल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। सर रिवर्सिबल रिएक्शन, ओ सर जी, ओ आपने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया था, क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है। वहां पर रिवर्सिबिलिटी हमारी प्रोसेस के हिसाब से थी कि फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, उसके हिसाब से थी। ये यहां पर क्या है कि जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, प्रोडक्ट कैन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट दोबारा बना सकते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल, एग्जांपल। ये देखिए, इस कंटेनर के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस ली और आयोडीन गैस ली, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दैट इज 2HI गैस। तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके 2HI भी बना सकते हैं, और 2HI टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि कंटेनर क्या किया हुआ, हमने क्लोज किया हुआ है, रिएक्शन की कंडीशन भी उसी हिसाब से रखी हुई है कि दोनों रिएक्शन होंगी, दोनों रिएक्शन होंगी। जब रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन, जब प्रोडक्ट से मिलके रिएक्टेंट बनेगा उसे बोलेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन। मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कौन कौन है बेटा? रिएक्टेंट कौन कौन है? ये रहा, ए और बी। सर ये क्या लिखे हुए आपने? ये बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो सकते हैं? ये तो मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी बोल चुका हूं। ये मोल भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वॉल्यूम भी हो सकती है। गैस के लिए मैं मोल बोल रहा हूं, चलेगा सर, ठीक है। तो A moles of A will react with B moles of B to give you C moles of C and D moles of D। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। जब रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये दोनों बनेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दोनों कम होते जाएंगे, ये दोनों बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियसली सर, ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों बन रहे हैं, ठीक है। सर ये कुछ कुछ हमारे घर जैसा ही नहीं है? बिल्कुल आपके घर जैसा ही है। ये बेचारे आपके माता पिता हैं, है ना, ये मम्मी, ये पापा, ये दोनों अपनी जिंदगी क्या बोले खराब ही कर रखी है, ठीक है। और किसकी जिंदगी बना रहे हैं? आपकी जिंदगी बना रहे हैं, आपकी जिंदगी बना रहे हैं, है ना। यस 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 यस। सर क्या ऐसा समय भी आएगा जब हम अपने मां बाप को वो सुख दे पाएंगे जो अभी वो हमें दे पाते हैं? यस। अगर आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाएंगे तब आप अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लगाएंगे। ये दोनों आपस में मिलेंगे, या आप दोनों बच्चे हैं, आप और भाई बहन, और अपने मम्मी पापा की जिंदगी में भी सुधार लाएंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट कम होता जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा, है ना। सुनिए वो लाइन, हमने बचपन में बहुत बार सुनी है, अब पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है।
मेरी बुआ कहा करती थी कि बच्चे जब अच्छे निकल जाते हैं ना तो माँ बाप की एज अपने आप ही बढ़ जाती है ना। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन में। जब बच्चे अच्छे निकल जाते हैं तो मम्मी पापा को सुख सुविधाएं देते हैं, है ना, उनकी लाइफ अपने आप बढ़ जाती है भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिन आएगा, क्यों नहीं आएगा, अपना टाइम आएगा। फॉरवर्ड में ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये दोनों बनेंगे प्रोडक्ट, बैकवर्ड में ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये दोनों बनेंगे। ठीक है सर, तो जो कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐसे शो किया जाएगा, ऐसे। एक ये एग्जांपल दे दिया मैंने, एक ये एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है ना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट कि इक्विलिब्रियम कहां आएगा नहीं आएगा, वो कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल रिएक्शंस का। किसका? रिवर्सिबल रिएक्शंस का। ठीक है, इरिवर्सिबल का नहीं, रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल में रिएक्टेंट मिलेंगे, प्रोडक्ट भी बनेंगे, और प्रोडक्ट मिलेंगे, रिएक्टेंट भी बनेगा। ठीक, क्या हो रहा है भाई चैट बॉक्स में, क्या क्या चल रहा है भाई? आइए चलिए, लगे रहिए, जो भी आपकी इच्छा है आप करते रहिए, हम इधर ध्यान देते हैं। वैसे तो आपको एरो के साइन से पता ही चल रहा है, बट स्टिल देयर आर एग्जांपल्स जो कि आपके सामने है, रिवर्सिबल के भी और इरिवर्सिबल भी। क्या हम आइस से वाटर बना सकते हैं? और क्या वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर फ्रीजर में जो आइस होगी उसको बाहर रखूंगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी जो बाहर होगा उसको दोबारा फ्रीजर में रखूंगा आइस में, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये पेपर था, पेपर आपने उसको बर्न कर दिया, है ना, राख बन गई उसकी, एशिस। क्या दोबारा ऐश से पेपर बन सकता है? नहीं बन सकता सर। तो सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आई का मतलब इरिवर्सिबल, आर का मतलब रिवर्सिबल। ये एक पेन है, पेपर पेन है, आप क्या इसको ओपन कर सकते हैं, शेप में ला सकते हैं? यस। क्या क्लोज करके इस शेप में भी ला सकते हैं? यस। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। सर ये रिवर्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्ले के अलग अलग पीसीज हैं। बड़ा स्मार्टली क्वेश्चन दिया इन्होंने, क्ले के अलग अलग पीसीज हैं और उसके अलग अलग डो बना ली है। इसको मतलब कि मैश करके ये कर लिया है, ग्रीन वाले को मैश करके ये कर लिया है, ये जो भी वायलेट कलर है इसको मैश करके ये कर लिया है। क्या दोबारा इनसे यही बनाया जा सकता है? सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपने मिक्स नहीं किए ना, आपने मिक्स नहीं किए, नहीं तो बच्चे तो बहुत गंदे तरीके से मिक्स कर देते हैं, फिर इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या दोबारा इससे ये बनाया जा सकता है? यस सर, इसके मोल्ड में डालेंगे, ऐसा कोई सिलेंडर का मोल्ड होगा उसमें डाल के प्रेस करेंगे, दोबारा इससे ये बन जाएंगे, तो ये भी रिवर्सिबल है। सर ये एग था, एग, इसको बॉयल करके ऑमलेट बना लिया, क्या ऑमलेट से दोबारा एग बनाया जा सकता है? सर नहीं बनाया जा सकता, तो ये इरिवर्सिबल है। एक ये चॉकलेट का बहुत बड़ा पीस था, उसको गर्म करके आपने मेल्ट कर लिया, क्या ये दोबारा उससे ये बनाया जा सकता है? सर बिल्कुल, आप कोई ऐसा प्लास्टिक का मोल्ड लेंगे जिसके अंदर ऐसी शेप होंगी। सर ये मोल्ड क्या होता है? अरे यार, घर पे आइस क्यूब्स नहीं बनाते, आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स के लिए आइस ट्रे नहीं होती, होती है, उसके अंदर वो खाली खाने नहीं पड़े होते, हाँ वैसा ही मोल्ड लेंगे, इस शेप का ले लेंगे, दोबारा इसमें ये डालूंगा, फ्रिज में रखूंगा, दोबारा ये बन जाएगी, तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, रिवर्सिबल। ये भुट्टे के दाने हैं, उनको गर्म करके पॉपकॉर्न बना लिया है, क्या आप दोबारा पॉपकॉर्न से ये बन सकते हैं भुट्टे के दाने? नहीं बन सकते, सर ये इरिवर्सिबल है। ये आटा था, ठीक है, या जो भी था, मैदा था, पता नहीं क्या था, उसको गर्म करके उससे ये कोई ब्रेड टाइप बना ली है, ठीक है, अब क्या ब्रेड से दोबारा आटा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी एक इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए हैं रिवर्सिबल के भी एज वेल एज इरिवर्सिबल के भी। ठीक,
आइए सर, हमें ये तो पता चल गया कि रिवर्सिबल किसे बोलते हैं, इरिवर्सिबल किसे बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम एक बात और जानना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए ध्यान से सुनिए, समझिए। ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सी और डी। सर इसमें कितने प्रकार की रिएक्शन हो रही है बेटा? दो प्रकार की। एक में ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, सी और डी, जिसे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। वेल डन बेटा। और एक जिसमें सी और डी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ए और बी, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। सर इक्विलिब्रियम कौन सी परिस्थिति होती है बेटा? एक ऐसा समय आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया, हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा? अगर एक सेकंड में मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं दोनों का रेट सेम हो गया। सर ये तो केमिस्ट्री में बात कर रहे हो, आप बात करिए किसके बारे में, कोई डेली लाइफ का एग्जांपल लीजिए। आइए लेते हैं, ये देखिए, देखिए ये एक एग्जाम हॉल है, इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, एग्जाम शुरू हुआ, देखते ही पता चला कि पेपर क्या आ गया है, टफ आ गया है। ठीक है, बच्चों ने अपना अपना अरेंजमेंट कर रखा होता है ना, बाथरूम के अंदर वो पर्चियां वर्चियां है ना, सब पता है तुम्हें, सब पता है। तुम इस मामले में सब जानते हो, मैं क्या बताऊं इस मामले में, तो मेरे से ज्यादा जानते हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बच्चे को क्या आया, सुसु आया, सुसु आया है ना। वो कहता सर मे आई गो टू, है ना। हाँ, टीचर ने कहा बेटा जल्दी यहां नहीं करना, बीच में नहीं करना, वहां ही करके आ जाओ। ठीक है, एक बच्चा क्या चला गया, बाहर चला गया। ठीक है सर, कितने स्टूडेंट बच गए यहां पे? सर यहां बच गए 49 स्टूडेंट्स। एक क्या चला गया, बाहर चला गया। उसी टाइम प्रिंसिपल साहब आए, है ना। उन्होंने बोला कि कितने स्टूडेंट हैं टीचर से, टीचर ने काउंट करके बताया 49। टीचर प्रिंसिपल ने बोला यहां तो 50 होने चाहिए थे। कह रहा सर वो ना एक जाने को ना कुछ इमरजेंसी हो गई थी सर, वो गया जरा करने गया। प्रिंसिपल ने कहा ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो करते रहो। 1-1.5 घंटे बाद क्या है, फिर दोबारा प्रिंसिपल आया, उसने कहा बेटा आप काउंट करो जरा। प्रिंसिपल ने फिर काउंट किए, देखे फिर 49 स्टूडेंट है, एक गायब है। उसने टीचर से पूछा अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, वो अभी तक आया नहीं क्या? पूरा ही मतलब कि शरीर का सारा पानी ही बाहर निकालने गया क्या? ठीक है, तो टीचर ने बोला नहीं 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 सर वो आ गया था, वो आ गया था, बट हुआ क्या, एक जना अंदर आया। ठीक है, फिर किसी एक ने बोला ऐसे ही सर मे आई, है ना। कई जाने तो सर जल्दी जल्दी में मे आई गो टू टॉयलेट की जगह पता क्या बोलते जा रहे थे सर, कई जाने पानी पीने जा रहे हैं, कई जाने टॉयलेट करने जा रहे हैं। सर कई जाने तो दोनों का मिक्स कर रहे थे, मे आई गो टू ड्रिंक टॉयलेट। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर या मे आई गो टू टॉयलेट होता है। तो सर वो एक जना अंदर आ रहा है, एक जना बाहर जा रहा है, एक जना अंदर आ रहा है, एक जना बाहर जा रहा है, एक जना अंदर आ रहा है, एक जना बाहर जा रहा है। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ द पर्सन गोइंग आउटसाइड द क्लास, एक बाहर जाता है एक अंदर आता है, एक बाहर जाता है एक अंदर आता है। तो रेट ऑफ द पर्सन गोइंग आउटसाइड द क्लास एंड रेट ऑफ द पर्सन कमिंग इनसाइड द क्लास क्या हो गया है, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, यस 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 यस, ठीक है। तो यहां पर भी वही हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मिस इंटरप्रेट मत करिएगा, कल की क्लास में या फिर उससे अगली क्लास में बोलोगे। मैं आज ही क्लैरिटी दे देता हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। पता नहीं बच्चे अपने आप ही दिमाग में अज्यूम कर लेते हैं कि सर ने ऐसा, मैं तो नहीं बोल रहा। यहां पर तो क्या हुआ है, टोटल 50 स्टूडेंट थे, उसमें से 49 अंदर है, एक बाहर है। 49 अंदर है, एक बाहर है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। कई बच्चे अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं 25 अंदर है 25 ही बाहर है। भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा।
कई जने सोचते हैं कि 50% जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पर तो सिर्फ 2% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। कई ऐसी रिएक्शन होंगी जिनमें 1% भी आ जाएगा, कई ऐसी होंगी जिनमें 40% भी आएगा, कई ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें 90% भी आएगा। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि जितना रिएक्टेंट हो उतना ही प्रोडक्ट होगा तब इक्विलिब्रियम आएगा। यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट वो सेम हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं हुए हैं, रेट सेम हुआ है। एक बाहर जाएगा एक अंदर आएगा, एक बाहर जाएगा एक अंदर आएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम हुआ है। क्या ये सबको ये बात क्लियर है? यस के लिए सिर्फ वाई लिखें, नो के लिए सिर्फ एन लिखें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। फील करिए टॉपिक को, समझ गए होंगे आप भी एग्जाम में ऐसा ही करते हैं। इसी कारण डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहे हैं कि जिससे आप टॉपिक को फील कर सके। ये पहला एमआईटी हमारा। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, यस 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 यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम में। है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, नहीं होती। फिर क्या होता है बेटा? फेस चेंज होता है। कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा, या लिक्विड से गैस में चला जाएगा, या लिक्विड से सॉल्यूशन में, कुछ भी हो, कुछ भी होगा। ठीक है, यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, नहीं होती। क्या होता है? फेस चेंज होता है, फेस चेंज होता है। कोई सब्सटेंस गैस से सॉल्यूशन में चला गया, या सॉलिड से लिक्विड में चला गया, या लिक्विड से गैस में चला गया, सॉलिड से गैस। सर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल। ये लो ये लो ये लो ये लो, क्या बोलते हैं इसे? सर इसे बोलते हैं आइस। और इसे इसे बोलते हैं सर पानी, लिक्विड फॉर्म में। ये भी पानी है बट सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर भी H2O ही है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी H2O ही है, सिर्फ फेस चेंज है, इनका फेस चेंज है। यहां पर ये सब्सटेंस सॉलिड में है, यहां पर ये सब्सटेंस क्या है, लिक्विड में है। ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, इनके एग्जाम्पल दे दीजिए। ये देखिए सबसे पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम दीजिए सर एग्जाम्पल। ये एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने रखा पानी, पानी रे, खारे पानी रे, है ना सर? खारा पानी रखना, अरे नहीं नहीं वो गाना था इस कारण बोल दिया। ठीक है, और क्या रखा? और इसके अंदर रखी आपने आइस, आइस H2O सॉलिड। टेम्परेचर कितना रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना रखा है? 1 atm। क्या हमें पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है जब प्रेशर बाहर का 1 atm होता है? एब्सोल्युटली राइट। यानी कि कुछ आइस मेल्ट होगी, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है जब बाहर का प्रेशर 1 atm होता है? यस सर। यानी कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड भी कन्वर्ट होगा, यानी कि कुछ आइस मेल्ट भी होगी और कुछ पानी फ्रीज भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा, पता नहीं वो तो टी सेकंड के बाद आएगा। अब मुझे नहीं पता वो टी सेकंड कितना है, 2 सेकंड है कि 200 सेकंड है कि 1200 सेकंड है कि 1519 सेकंड है, मुझे नहीं पता, वो तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना पता है कुछ समय के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब दोनों का रेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 1 मिनट में अगर 1 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है तो 1 मिनट में 1 ग्राम पानी फ्रीज होगा। क्या यह बात सबको क्लियर है? तो आइसोथर्मल रिएक्शन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप।
मेल्टिंग लिखवाया था। सर बैकलॉग है, यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मुश्किल आएगी बट कर सकते हैं, पुराना कंप्लीट करते रहिए, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखिएगा, है ना, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि हमें आप अपने मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है बच्चे ऐसे क्वेश्चन पास्ट में पूछते आए हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं ये 1 ग्राम की है, मान लेते हैं 1 ग्राम की है, तो 1 मिनट में ये 1 ग्राम मेल्ट हो गई, मान लिया, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर 1 ग्राम पानी फ्रीज भी होगा, यस। क्या वो इस शेप में फ्रीज होगा, ये क्यूब की शेप में फ्रीज होगा? नहीं नहीं भाई, वो फ्रीज हो जाएगा, बस यहां पे फ्रीज हो जाएगा। 1 ग्राम मेल्ट हुआ है तो 1 ग्राम पानी फ्रीज होगा, शेप थोड़ा सेम होगी, ये क्यूब था, मेल्ट होके पानी बन जाएगा। पानी तो आपको पता ही है कैसा दिखता है, ठीक है। और ये जो पानी फ्रीज होगा ये यहीं पे फ्रीज होगा, ऐसा नहीं कि ये भी क्यूब बन जाएगा, ये भी क्यूब है, ऐसा नहीं है, शेप वगैरह नहीं होगी सेम, हमें तो पॉइंट से मतलब है सिर्फ। नेक्स्ट है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। फिर दोबारा, किसी कंटेनर के अंदर कोई वोलाटाइल लिक्विड ले लीजिए। सर कौन सा वोलाटाइल लिक्विड? बेटा कोई सा भी, सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे पढ़े थे। सर एग्जांपल दे दो, पानी ले लो यार, पानी ले लो, किसी भी टेम्परेचर पे। बहुत से आने हो सर आप तो, है यहां पर मेल्टिंग बोल रहे थे, मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो हो रही थी उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट लिया था, यहां पर आप क्यों नहीं बोल रहे बॉइलिंग पॉइंट? बेटा हम इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और वो इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होती है, हर एक टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे भी, लो टेम्परेचर पे भी, हर एक टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। इसी कारण मैंने बोला एनी टेम्परेचर, बस उसको फिक्स्ड रखना फिक्स्ड रखना, ऐसा नहीं कि उसको चेंज करते रहो, एट एनी टेम्परेचर। ये नहीं कि उसको गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, फिर इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, वो तो फिर गलत बात हो गई, ठीक है। आइए, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस। लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस। सर इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। हां, फॉरवर्ड रिएक्शन में इवेपोरेशन हो रही है, यानी कि लिक्विड से ये गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सर बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सर इसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कुछ समय के बाद, ये कुछ समय क्या है मुझे नहीं पता, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 22 मिनट, 30 सेकंड, मुझे नहीं पता। इतना पता है जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा। यानी कि अगर 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 1 ही मिनट में 10 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। यस सर, यस सर, यस सर। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसको फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सर जिसको बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर यहां पर भी यही वाली लाइन लिख दो। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो मेल्टिंग हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में, और लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन में फ्रीजिंग हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है। तो जब यहां पर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेट ऑफ मेल्टिंग, जिसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, जिसे बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1 मिनट में अगर 5 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है तो 1 मिनट में 5 ग्राम आइस बनेगी भी, ठीक। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है ना सर? धर्मेश जी प्लीज ऐसी बातें ना करें, प्लीज। मुझे पता था ये डाउट पूछेंगे, टॉपिक शुरू करने ते ही मैंने सबसे पहले ये बताई, इवेपोरेशन जो होती है वो हर एक टेम्परेचर पे होती है। आप यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस लेंगे तब भी इवेपोरेशन होगी, 40 लेंगे तब भी होगी, 20 लेंगे तब भी होगी, 90 लेंगे तब भी होगी, 100 लेंगे तब भी होगी, ठीक है। अगर इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे ना होती तो घर पे जो आपके कपड़े हैं वो सूखते कैसे? मुझे बताओ, कैसे सूखते? कैसे कपड़े सूखते कैसे, पहले ये बताओ। सर कपड़े जब हम धोते हैं तो वो गीले होते हैं, एग्रीड। उनको हम धूप में रखते हैं, उनमें से जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जिस दिन धूप तेज होती है
कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जिस दिन धूप कम होती है या नहीं होती है उस दिन लेट सूखते हैं। ऐसा थोड़ा है कि जिस दिन धूप होती नहीं उस दिन फिर कपड़े सूखते नहीं। मान लो सर्दियां हैं, क्या सर्दियों में कपड़े सूखते नहीं? नहीं नहीं, हो सकता है 4 घंटे की जगह 40 घंटे लेने सूखने के लिए, बट इवेपोरेशन तो तब भी होती है यार, है ना। ऐसी बातें ना करें। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, इसी कारण टॉपिक में शुरू करते ही ठंडी हो गई मेरी सारी इडली तुम्हारे चक्कर में। आइए नेक्स्ट पढ़ना है हमें सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ये एप्लीकेबल किसके लिए बेटा? सबलाइमेबल सॉलिड्स के लिए। सर सबलाइमेबल सॉलिड्स क्या होते हैं? 2-3 बार चैप्टर्स में बता चुका हूं, बट ये उनके लिए बता रहा हूं जिनका बैकलॉग है, क्योंकि वो तो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं। आयोडीन सबलाइम होता है, यानी कि सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सबलाइमेबल सॉलिड है, हीट करने पर सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। नेप्थलीन की बॉल्स, सर वो हमने देखी हुई है, जब गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पैक करते हैं तो एक व्हाइट कलर की बॉल्स डालते हैं ना, हाँ बिल्कुल सर, वो नेप्थलीन की बॉल्स होती हैं। और कैम्फर कपूर, दिवाली की पूजा में आप यूज करते हैं इसे। और अमोनियम क्लोराइड, ये भी सबलाइमेबल सॉलिड है। और कोई बताओ? नेप्थलीन लिख दिया, कैम्फर लिख दिया, ड्राई आइस, आयोडीन लिख दिया। हाँ ओडोनिल, ओडोनिल वो इसी का पार्ट है वैसे, बट चलिए आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। गेट बंद करके डाल रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आप, ठीक है। देखिए सब्लिमेशन भी ना हर एक टेम्परेचर पे होती है, मैक्सिमम चीजों की बात कर रहा हूं। आप कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस है, मैं घर पे जब आगाज छोटा था तो उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, तो ड्राई आइस घर पे रखते थे हम, और जब भी लेके आते थे ना मार्केट से, 2-4 दिनों में ये सारी ड्राई आइस अपने आप ही, वो एक थर्मोकोल का बॉक्स होता था उसमें रखते थे, सारी अपने आप ही गायब हो जाती थी, ठीक है। तो सब्लिमेशन हर एक टेम्परेचर पे होती है। सर हमने तो ड्राई आइस नहीं देखी हुई, हमारे घर का एग्जाम्पल दो ना, अपने घर का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? बिल्कुल देते हैं यार। नेप्थलीन की बॉल्स तो पक्का देखी होंगी, जब भी गर्मियों में सर्दियों के कपड़े रखे जाते हैं तो वो बॉल्स रखी जाती हैं, बिल्कुल। वो जो नेप्थलीन की बॉल का साइज होता है, जब सर्दियां आती हैं, जब तुम्हें स्वेटरों की याद आती है, जब आप उन्हें निकालते हैं तो वो बॉल्स का साइज रिड्यूस हो चुका होता है। हो चुका होता है कि नहीं हो चुका होता? बताओ बताओ, बॉल्स का साइज रिड्यूस हो चुका होता है कि नहीं हो चुका होता? जी सर, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्दियों में बॉल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी आप सब्लिमेशन वाला कोई भी आप सब्लिमेशन वाला सॉलिड ले लो जिसका सब्लिमेशन हो सकता है, मैं नेप्थलीन की बॉल्स मान लेता हूं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो क्या होगा किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, फिर वही ये मत कहना कि सिर्फ सब्लिमेशन वाला टेम्परेचर रखो, जब इसका जिस टेम्परेचर पे इसका कंप्लीट सब्लिमेशन होता है वो टेम्परेचर रखूंगा तो सारा सब्लिमेशन हो जाएगा, सारा। जैसे यहां पर अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस रखता तो सारा का सारा जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता, कंटेनर खुला होता तो, ठीक है। तो यहां पर नेप्थलीन सॉलिड से गैस में भी कन्वर्ट होगा और गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट होगा।
तो जब इक्विलिब्रियम आएगा कुछ समय के बाद, वो मुझे नहीं पता, समय हर एक के लिए अलग अलग होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। जब इक्विलिब्रियम आएगा, हो सकता है 5 ग्राम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो, तो 5 ग्राम ही गैस से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है। कम से कम ये तो समझ आ गया कि फिजिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। एक और बताना था, दैट इज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसका भी क्लासिक एग्जाम्पल आप सबने हमने घर पे देखा ही हुआ है। क्लासिक एग्जाम्पल है इसका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको किसी सॉल्वेंट में डाल दो तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन। सॉल्वेंट पानी था तो एक्वा सॉल्यूशन लिख दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर कहां देखा हमने, घर पे देखा नहीं है यार, पेप्सी की बोतल नहीं देखी है ना। ये देखिए, इस पेप्सी की बोतल के अंदर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन के अंदर होती है, सॉल्यूशन के अंदर, और यहां पर कुछ, यहां पर भी होती है, गैस की फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में होती है। जब आप इस पेप्सी की बोतल को सील करते हैं फैक्ट्री में, जब यह बोतल बनाई जाती है, तब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। जैसे ही हम बोतल को खोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और ये गैस यहां से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, बाहर। यानी कि जब तक बोतल क्लोज थी बेटा, तब तब इक्विलिब्रियम था। यानी कि अगर 1 मिनट में 5 मॉलिक्यूल गैस से सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, तो 1 मिनट में ही 5 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से गैस में जाएंगे। ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्लड वेसल्स में भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है गैस से सॉल्यूशन के अंदर जाना, और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बैकवर्ड का मतलब है सॉल्यूशन से गैस में जाना। सर आप ये भी बता दीजिए, वाई बबल्स कम आउट, बबल्स बाहर क्यों आ जाते हैं ऑन ओपनिंग सोडा बॉटल। सोडा बॉटल को ओपन करने पर क्यों आ जाते हैं सर? ये हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा भी था, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। जब ओपनिंग करते हैं बॉटल की, ऑन ओपनिंग सोडा बॉटल, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज, और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सर प्रेशर डिक्रीज कैसे हो जाता है, मैं बताता हूं। जब फैक्ट्री में इस बॉटल को सील किया जाता है तो हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। सर कितना मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 ATM, 5 ATM, 20 ATM, मुझे नहीं पता, बट जब इसको सील करते हैं हाई प्रेशर पे सील करते हैं। ठीक है, जब आप इस बॉटल को खोलते हो, ढक्कन खोल दिया आपने, प्रेशर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, लाइक 1 ATM। जब प्रेशर कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, तो गैस बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर। सर इसको और अच्छे तरीके से समझाओ, मैंने हेनरीज लॉ में समझा रखा है, यहां पर तो ऐसे ही दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, आइए बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। सर कितनी बार बताओगे, बात तो वही है केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, क्या जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों सेम हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया।
थोड़ी देर पहले समझा दिया ये, फिर ऐसे टाइम पास। चैप्टर का स्टार्ट है, धीरे धीरे पिक करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब पता है? यस सर। H2 और I2 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 2HI। ठीक। बैकवर्ड का मतलब पता है? यस सर। 2HI टूट के क्या बनाएगा? H2 और I2, जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा। सर रेट का मतलब क्या? मान लेते हैं 1 मिनट में 5 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके 5 इसके ये 10 बनाएंगे, तो 1 मिनट में उतने ही टूट के ये बनाएंगे, इसके 10 टूटेंगे और ये 5 और 5 बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है। आइए अब बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम पर क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। चैप्टर के बारे में आपको यह बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, जब इक्विलिब्रियम आता है, सर हमें कैसे पता चलो? सर किसी ना बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी, मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। क्या सर बिजली गड़गड़ाने लगेगी, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा, क्या सर बारिश होने लगेगी, है क्या सर वो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी मेरे लिए, क्या वो रिवर्सिबल हो जाएगी? नहीं नहीं बेटा, वो तो अब गई जिंदगी से, वो इरिवर्सिबल थी, तुम्हारा कट गया और वो गई, अब वो वापस नहीं आने वाली, वहां पर इक्विलिब्रियम कभी नहीं आने वाला। हमें कैसे पता चलेगा ये बताओ ना? बड़ा बढ़िया तरीका यार, ठीक है। जब भी इक्विलिब्रियम आता है ना, तो जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, सर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, अरे जिनको फाइंड आउट कर सकते हो यार। क्या आप किसी मिक्सचर का प्रेशर निकाल सकते हो? बिल्कुल। वॉल्यूम निकाल सकते हो? यस। टेम्परेचर निकाल सकते हो? यस। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो? यस। कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो? यस। ठीक है, ये सारी कांस्टेंट हो जाएंगी, ये सारी कांस्ट। अरे भैया इक्वल नहीं बोला, प्रेशर टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो सकता, टेम्परेचर वॉल्यूम के इक्वल नहीं हो सकता, टेम्परेचर केल्विन में होता है, वॉल्यूम लीटर में होती है, इक्वल नहीं बोला, कांस्टेंट बोला है। यानी कि रिएक्शन हो रही थी, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, पर मैंने देखा 5 घंटे के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया 320 केल्विन। अब जैसे जैसे 5 के बाद 6 घंटे हुए, 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए, 10 हुए, 11 हुए, टेम्परेचर 320 केल्विन ही है। तो मैं कहूंगा भाई साहब 5 घंटे के बाद क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है सर, ठीक है। एक और एग्जांपल ऐसी, सर प्रेशर, आपने कोई केमिकल रिएक्शन लगाई, पहले प्रेशर हो सकता है बढ़ रहा था, कम हो रहा था, थोड़ा बढ़ा, कम ज्यादा हुआ, पता नहीं फलाना ढिमकाना, होता रहा। 5 घंटे के बाद आपने देखा प्रेशर हो गया 3 एटीएम। फिर टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, प्रेशर 3 एटीएम ही है, 3 एटीएम ही है, 3 एटीएम है, 3 एटीएम। ओ भाई साहब इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, समझ गए? सॉरी क्या यार, जब इक्विलिब्रियम आता है, सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, बिकम कांस्टेंट।
पता है ना ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कौन सी है जिनको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप किसी भी मिक्सचर का प्रेशर निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ईटीसी, बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात, इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। सर डायनामिक का मतलब क्या है भाई? केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रुकती नहीं है, रेट सेम हो जाता है, रेट सेम हो जाता है। ठीक है सर, मतलब समझाइए। जैसे ये देखिए डेली लाइफ का एग्जांपल, एक पर्सन है जो किसी लिफ्ट पे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक, वो जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये भी मेरे साथ हो चुका है लाइफ में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और दोनों का रेट सेम हो गया। एक सेकंड में अगर ये 1 फीट अपना आगे रखता है तो 1 सेकंड में ही जो लिफ्ट है वो 1 फीट जितना डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। आप देखेंगे कभी भी ये ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। लिखा भी हुआ है डाउन एस्केलेटर, एस्केलेटर नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी से भी आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, तो इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। जैसे वो एग्जांपल नहीं दिया था अभी हमने 50 स्टूडेंट्स वाला, जिसमें से 49 स्टूडेंट्स जो थे वो अंदर है एग्जाम में और एक जो है बाहर सुसु करने गया। ठीक है, ये एग्जाम दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि बाहर वाला स्टूडेंट जो है वो अंदर नहीं जा रहा या अंदर वाला स्टूडेंट जो है वो बाहर नहीं जा रहा, दोनों का रेट सेम हो गया। एक जाना आता है तो कोई और एक चला जाता है, कोई और, फिर वो वापस आता है, कोई और एक चला जाता है, फिर वो कोई वापस आता है, फिर कोई और एक चला जाता है। तो जब भी इक्विलिब्रियम आता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती रहती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती रहती है। ठीक है, रिएक्शन रुकती नहीं है, नहीं है, नहीं है। मींस at equilibrium reaction is not stopped, not stopped। ठीक है, ये हमारे साथ हो चुका है। मैं एक बार मूवी देखने गया था, शायद मूवी का नाम था लाइफ इन ए मेट्रो, है ना। एक नए मॉल में गया था अपने एक फ्रेंड के साथ तो मैंने देखा ऊपर खड़े थे वो पर्सन और नीचे काउंटर पे टिकट्स लेने गया था मैं नीचे गया, मूवी का टाइम हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं, ऐसे एस्केलेटर डाउन आ रहा है और मैं ऊपर चढ़े जा रहा हूँ, मैं ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा, पहुंच जाना क्योंकि जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी है, मूवी निकली जा रही है। ठीक है, लाइफ इन ए मेट्रो थी शायद, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, है ना। अब तो उन दोस्तों से बात भी नहीं होती, बंदा फोन करके पूछ ले। ठीक है, तो लाइफ इन ए मेट्रो चल रही है जी, भाई साहब वो मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा ऊपर। ठीक है, और वो देख के मैं जब देखा 1-2 मिनट करने के बाद, भाई मैं तो ऊपर पहुंच ही नहीं रहा, ऊपर पहुंच ही नहीं, तो मैंने ऊपर मुड़ के देखा, वो दोस्त मेरा जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। आजकल रो रहे हो गए, बट हाँ मतलब कि ठीक है। तो फिर मुझे समझ आया, मैं कहा ओहो, ये तो लाइफ इन ए मेट्रो की जगह लाइफ इन एस्केलेटर चल रहा। ठीक है, तो ये भी हो चुका अपने साथ। ठीक है, सही बचाना तुमने, सही बचाना। बट आइए इधर इधर आगे बढ़ते हैं, आगे इधर बढ़ते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी इक्विलिब्रियम आता है डायनामिक नेचर का होता है, स्टैटिक नहीं होता है। ठीक है, कई जने ये भी सोचते हैं कि अगर कोई कैटलिस्ट डाल दिया जाए, ठीक है, तो शायद इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। ना 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 ना, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बट ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। आइए इधर ध्यान देते हैं, इधर ध्यान देते हैं, मैं समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए इस एग्जाम हॉल के अंदर जो वॉशरूम था जहां पर ये बच्चे छुछू करने जाते थे, वो काफी दूर था, काफी दूर था, काफी दूर था।
ठीक है। तो बच्चा एक जना जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, इतने में कईयों को वो नहीं हो जाता, अरे सर बड़ी ज्यादा प्रेशर बन गया, मुझे नहीं पता सर, मुझे जाने दो, ठीक है, नहीं तो सर मैं यही कर दूंगा। भाई उसको तेज प्रेशर बना नहीं है, वो जानबूझ के टीचर को डरा रहा है, क्योंकि जो बच्चा बाहर गया है वो अच्छा पढ़ने वाला है। इसी बहाने मैं भी अगर एग्जाम हॉल के बाहर चला जाऊंगा बहाना मार के, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैं उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ पाऊंगा। तो बताइए यहां पर अगर आप चाहते हैं कि ये समय कम लगे, ये समय कम लगे, क्या किया जाएगा यार, एग्जाम हॉल के जस्ट बाहर यहां पर वॉशरूम बना दिया गया, वॉशरूम बना दिया गया, तो ये जल्दी जल्दी आने लगेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तब भी एक ही बच्चा बाहर जाता है, बाहर अभी भी एक ही जाता है, अंदर एक ही आता है, बाहर एक ही जाता है, अंदर एक ही आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं जल्दी। यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा टाइम लगता था, बैकवर्ड में ज्यादा टाइम लगता था, यहां पर फॉरवर्ड में भी कम लगेगा, बैकवर्ड में भी कम लगेगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आजकल के बच्चे तो बड़े तेज होते हैं यार। एक हमारा जमाना था, कितने भोले वाले थे हम, कितने भोले वाले थे। इतनी बेवकूफियों वाली बातें हैं कि मैं कभी आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मुझे खुद शर्म आती है, तुम लोग हो गए अबे हमारा मास्टर इतना बेवकूफ था क्या। आई वॉज इन शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में होऊंगा, मेरे को याद नहीं है अच्छे तरीके से, बट शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड। हाँ, छोटे बच्चे वैसे बेवकूफ ही होते हैं, बट ये कुछ ज्यादा ये कुछ ज्यादा ही बेवकूफी वाली बात थी, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो मेरे को पानी पीने के लिए जाना था। मैंने अपने टीचर से पूछा, लेडी टीचर थी, मैंने कहा मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कह रही ओके गो। तो हमारी जो बात क्लास थी जहां पे पानी पीने जाना, बड़ा लंबा डिस्टेंस था, ठीक है, स्कूल बेकार सा ही था, बट डिस्टेंस बहुत लंबा था। ये पुराने टाइम में स्कूल बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है, गरीब स्कूल भी बड़े बड़े हुआ करते थे। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, रास्ते में मेरे को बाथरूम जाने का लगा कि यार प्रेशर बन गया, बाथरूम जाना है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई इसमें 1% का भी चेंज नहीं है, ठीक है। मैं पहुंच गया यहां पर इधर वॉशरूम के लिए जगह है और इधर पानी पीने के लिए जगह है, ठीक। तो मैं यहां पर पानी ही पी रहा हूं, ठीक है। बाय चांस उसी स्कूल में मेरा कजन भी पढ़ता, वो बहुत बड़ा था शायद उस समय 9th-10th में होगा वो, ठीक है। मैं वहां पर गया और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी पी रहा हूं और ऐसे ऐसे कर रहा हूं, साथ में ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं। तो मेरे भाई ने पूछा, कजन ने, कह रहा क्या कर रहा है, पानी पी आराम से। मैं कहा यार मुझे ना बाथरूम जाना है यार, अब भैया मुझे बाथरूम जाना है। तो कह रहा ये रहा बाथरूम, चला जाए यहाँ पे, ये क्या कर रहा है यहाँ पे पानी पीते हुए, ऐसे 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 क्या कर रहा है, नाच क्यों रहा है। मैं प्रेशर हो रहा है ना बहुत ज्यादा। मैं चला करे चले जाए बाथरूम, ये रहा बाथरूम। मैं कहा नहीं जा सकता। कह रहा क्यों। मैं कहा मैं टीचर से ये पूछ के आऊं कि मैं पानी पीने जा रहा हूं, है ना। ओ भाई साहब, और साथ में रोना शुरू कर दिया मैंने ओ भाई साहब, वो मेरा कदम जमीन पे लेट के हंस रहा, भाई जमीन पे लेट के हंस रहा, है ना। बेवकूफ वाली बात, यस। बट देख रहे हो कमिटमेंट, देख रहे हो फर्स्ट क्लास के बच्चे का भी कमिटमेंट देख रहे हो, टीचर से जो पूछ के आया वही करके जाना, ठीक है। मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो वॉशरूम में जाते हैं और टीचर से पूछ के आते हैं 1 नंबर जाना है, और कहीं से वहां पे 2 नंबर का प्रेशर लग जाए, वही सोचते रहते भाई जाए कि ना जाए और ये बिल्कुल सत्य घटना है। मेरा कजन आज तक चिढ़ाता है मुझे उस बात पे, कह रहा भाई आजकल पूछ के तो नहीं जाता। मगर नहीं, गुंडागर्दी चल रही है पूरी, आजकल बच्चे हमसे पूछ के जाते हैं, बच्चे। देख रहे हो कितना भोला वाला बच्चा था मैं, एक तुम लोगों ने मुझे चालाक बना दिया, नहीं तो ऐसी ही मासूम मासूम हरकतें करता था मैं। ये तुम लोग हो, तुम लोग जिन्होंने बदल दिया मुझे। आइए, कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और क्या क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम, ये क्या मतलब हुआ, अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। समझा रहा हूं ये एक केमिकल रिएक्शन है
जिसमें H2 और I2 मिलके 2HI बनाएंगे। आपने रिएक्टेंट क्या लिया था? हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, फिर एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर लिया होगा जहां पर ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये इस बीकर में इक्विलिब्रियम आ गया कुछ देर के बाद, पता नहीं 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, मुझे नहीं पता। ठीक है, बट किसी और स्टूडेंट ने क्या किया, 2HI लिया, उसको तोड़ा, फिर वही स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर रखा होगा जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन बनेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। ठीक, सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द आइदर साइड। अगर हाइड्रोजन आयोडीन लोगे तो HI बनेगा फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में H2I2 बनेगा। अगर HI लोगे तो फॉरवर्ड में H2I2 बनेगा, बैकवर्ड में HI बनेगा। इक्विलिब्रियम दोनों में आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें इक्विलिब्रियम आएगा और इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा डेल्टा जी क्या होगा? 0 होगा। ये कोई बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है और आपने क्या कर दिया, कोई ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज कर दी, भाई प्रेशर बढ़ा दिया या प्रेशर कम कर दिया। कैसे बढ़ा सकते हैं? अरे भाई पिस्टन ऊपर करके नीचे करके। ठीक है, पिस्टन के ऊपर आपने कोई वेट रख दिया, प्रेशर बढ़ जाएगा। पिस्टन के ऊपर से कोई वेट कम कर दिया, प्रेशर कम हो जाएगा। वो तो बताने वाली कोई बात है नहीं। वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम कम कर दी, पिस्टन नीचे कर दिया, वॉल्यूम कम हो जाएगी। पिस्टन ऊपर कर दिया, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया। आपने बीकर को गर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया। आसपास आइस लगा दी, टेम्परेचर कम हो गया। तो जब भी इक्विलिब्रियम आता है, कोई आपने ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इफ एनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी is changed at equilibrium, any observable property is changed at equilibrium, then क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब, सर डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? या तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा या बैकवर्ड का बढ़ जाएगा। सिर्फ किसका बढ़ेगा वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लो आपने वॉल्यूम कम कर दी, तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड का बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड का कम हो जाएगा, बैकवर्ड का कम हो जाएगा? किसका बढ़ेगा कि वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रॉम अदर साइड नहीं आना, आइदर साइड आना। यहां पे आइदर साइड। आइए बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कौन है? ये कैपिटल ए, कैपिटल बी। प्रोडक्ट कौन है? कैपिटल सी, कैपिटल डी। सर ये क्या है बेटा? ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। मोल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वॉल्यूम भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे गैसेस हैं। ठीक है, क्या यहां पर दो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं? सर यस, एक का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक का बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी मिलके ए और बी बना रहे हैं। ठीक है, सर ये बताइए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? ये क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो। मैं फॉरवर्ड के लिए लिख लेता हूं इस पर, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये लॉ ऑफ मास एक्शन की ही डेफिनेशन ही लिख रहा हूं कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू इसको जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन है
वैसे इसने उसे एक्टिव मास बोला था। रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिपीट कर दो, रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है सर? ए और बी। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बेटा ये मैंने लिखी है कॉन्सेंट्रेशन और ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ए की है। अच्छा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का कितना है? ए। बी का कितना है? बी। बिल्कुल यही है लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टिंग स्पीशीज की। यहां पर फॉरवर्ड में कौन रिएक्ट कर रहा है? ए और बी। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है सर, अब 3 बार रिपीट कर दिया, अब तो समझ आ ही गया होगा। सर जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। यस, यहां पर भी एक कांस्टेंट लगेगा। यस, उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे के एफ। सर इसका नाम क्या है? यह है रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का। किसका? रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का। सर आपने फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड, आपने अकॉर्डिंग टू लोमा, क्या ये लोमा, ये ना लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिख दिया, क्या बैकवर्ड के लिए रेट नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या बैकवर्ड रिएक्शन में ये दोनों रिएक्ट करते हैं? यस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज ईच रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक है ना, बिल्कुल जो यही बोला था वही यहां पे बोला है। 3 से 4 बार रिपीट हो गया। बहुत बढ़िया सर। सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। यस, कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। यस, यहां पर जो कांस्टेंट लगेगा वो है केबी। केबी सर नाम क्या है केबी का? बेटा रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का। ठीक है सर, ठीक है। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। सर हमने पढ़ा था, डेफिनेशन में पढ़ा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। बिल्कुल बताना जरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या था? सर ये था। क्या आपको पता है ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है? इन दोनों कांस्टेंट को एक साइड में ले आते हैं। ले आओ सर, के बी को इधर ले आओ। बिल्कुल, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। पहले ये बताओ, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक नया कांस्टेंट आएगा। उसे क्या बोलेंगे हम? के सी। क्या बोलेंगे? के सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration, in terms of concentration। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। वो किसके बराबर होगा? ये उधर चला गया। कोई यही पूछ ले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन बताओ। एक तो ये लिखी हुई है, ये रेशो होगी रेट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का। कोई कहे नहीं नहीं यहां से डिफाइन करो, यहां से डिफाइन करो। ये रेशो है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है,
पावर में क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है, रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट each raised to power their stoichiometric coefficient, their stoichiometric coefficient. ठीक, फिर इसको रिएक्शन कोशेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखा गया। दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। जैसे के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही के पी भी होता है। सर बताएंगे थोड़ा इसके बारे में, क्यों नहीं बताएंगे, आइए। कोई बोले इसका के सी लिखना है, अभी अभी तो लिखा है, बट फिर भी एक बार चलो दोबारा सही। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, पावर में स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्मॉल सी, इसका स्मॉल डी, इसका स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी, ठीक है। ऐसे ही के पी भी होता है। ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बोलना है, प्रेशर बोल लो, पार्शियल प्रेशर बोलना है, पार्शियल प्रेशर बोलो, कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं है, ठीक है सर। सर ये कैसे लिखा जाता है बेटा, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन था वहां पर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये क्या था, जैसे ये था, ये क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, तो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन है सी की वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आ जाएगा, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर। क्या सर पावर में स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, यहां स्मॉल सी, यहां स्मॉल डी, यहां स्मॉल ए, यहां स्मॉल, ठीक। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सर ये है क्या, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, ये क्या है सर, पार्शियल प्रेशर सी का, ये क्या है पार्शियल प्रेशर ए का, सर ये क्या है पार्शियल प्रेशर बी का। बहुत बढ़िया। सर पार्शियल प्रेशर होता क्या है, मैं बताता हूं, तो बता रखी है सारी चीजें, बट मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे बैकलॉग वाले भी ये क्लास लेंगे, तो भैया उनको भी मजबूरी है कैटर करना, है ना, नहीं तो वो उनको कहते हुए समय थोड़ा लगता है। टीचर को पढ़ाना नहीं आता, हाँ बेटा आपको पढ़ना आता है, आपको पढ़ना आता है, हमें नहीं आता, बस सीख रहे हैं बेटा, धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए आइए, ये कंटेनर है जिसमें अंदर ये इक्विलिब्रियम आया हुआ है, यहां ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए। हमने क्या किया, मुझे पार्शियल प्रेशर डी का निकालना था, तो मैंने यहां से ए, बी एंड सी को आउट कर दिया, धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, सिर्फ डी। क्या अंदर डी अब वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे टकराएगा, क्या प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वही क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, दोनों, ठीक। हिट बंद, फिर आ रही है,
वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। सर एक बार रिपीट कर दो, रिपीट कर देते हैं बेटा। मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है सी का, तो मैं ए बी और डी को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, अंदर क्या बचेगी, सिर्फ सी बचेगी। ठीक है, तो जो सी का अब प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, सर ये सिर्फ गैस के लिए है, निकाल लोगे सॉलिड का प्रेशर, निकाल लोगे सॉलिड का प्रेशर, निकाल लोगे। सर केसी क्या होता है वो पता चल गया, केपी क्या होता है वो पता चल गया। क्या दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। डेरिवेशन कर देता हूं, फिर एमआईटी में लिख दूंगा। क्या हम सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, यस। क्या पी को ऐसे लिख सकता हूं, एन बाय वी आर टी, बिल्कुल। ये क्या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सर ये है कॉन्सेंट्रेशन, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो बस अगर ये पी ए है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ए की है, अगर ये पी बी है कॉन्सेंट्रेशन बी की है, अगर ये पी सी है कॉन्सेंट्रेशन सी की है, पार्शियल प्रेशर डी का है तो कॉन्सेंट्रेशन भी डी की है। सर जहां पर आपने पी ए पी बी पी सी पी डी लिखा है वहां पर हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। आओ, जहां पर पी सी आना था वहां लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर सी, जहां पी डी आना था वहां ये लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर डी, पी ए की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टी की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर बी। क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर मैंने सी की पावर सी डी की पावर डी अलग कर दिया, ऊपर क्या बच जाएगा, आर टी की पावर सी और आर टी की पावर डी। सर जब बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती है, तो आर टी की पावर सी प्लस डी। बहुत बढ़िया, नीचे भी मैंने ऐसा ही किया, ये कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर दी, आर टी की पावर ए और आर टी की पावर बी, क्या आ जाएगा, आर टी की पावर ए प्लस बी। बिल्कुल सर, ये क्या हो जाएगा, ये सर दिस इज के सी, एब्सोल्युटली राइट। और ये क्या हो गया सर, नीचे भी आर टी है ऊपर भी आर टी है, यहां पावर सी प्लस डी है और ये ए प्लस बी है। सर ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पावर जो थी वो ए प्लस बी की किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, क्या हम सबको पता है ये नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं प्रोडक्ट के, जिनको हम एनपीजी भी बोलते थे प्रोडक्ट, लास्ट चैप्टर में। सर मैंने लास्ट चैप्टर नहीं कर रखा, अभी करा देता हूं दोबारा, अभी बता देता हूं दोबारा, 5 मिनट का टाइम दे दो। और ये गैसियस मोल्स हैं रिएक्टेंट के, एनपीजी माइनस एनआरजी क्या होता है, डेल्टा एनजी होता है, डेल्टा एनजी होता है, एनपीजी माइनस एनआरजी, तो ये पावर में क्या आ जाएगा, डेल्टा एनजी आ जाएगा, डेल्टा एनजी। सर ये तो डेरिवेशन था, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दैट इज एमआईटी, है ना। आइए वही लिख लेते हैं, हमारे काम की वही है, हमारे काम की वही है। पहला, केपी और केसी का रिलेशन क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सर डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले। ठीक है, दूसरी बात, क्या डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो, क्या हो, 0। बेटा अगर ये 0 होगा, 0 किसी की भी पावर 0 क्या होता है सर, 1 होता है। तो क्या केपी और केसी इक्वल हो जाएंगे, क्या केपी और केसी इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल सर। इसको अगर 0 रखूंगा आरटी की पावर 0 हो जाएगा, आरटी की पावर 0 क्या होता है, 1, तो केपी और केसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया
सर अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव कब आएगी? जब प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स कम होंगे। प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स कम होंगे। बिल्कुल सर। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा, लाइक +1 +2 +3 व्हाट्स एवर दैट इज, तो क्या केपी केसी से ज्यादा आएगा? सर कैसे ज्यादा आएगा? बेटा केसी को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आरटी से मल्टीप्लाई करें, आरटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आरटी के क्यूब से मल्टीप्लाई करें, वो आपको पता है वैल्यू बढ़ के ही आएगी, बढ़ के ही आएगी, बढ़ के ही आएगी। तो केपी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। सर अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव, ये डेल्टा एन जी -1 आ गया, -2 आ गया, तो क्या ये डिवाइड में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, यस। तो केपी की वैल्यू क्या आएगी? केसी को डिवाइड करना पड़ेगा किसी से, केसी को डिवाइड करना पड़ेगा किसी से। जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं किसी से, वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाए। लाइक 5 है, 5 को डिवाइड करो 2 से, वैल्यू कम हो जाएगी। 3 से डिवाइड करो, वैल्यू कम हो जाएगी। 4 से डिवाइड करो, वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। तो केपी क्या हो जाएगा? केसी से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। थर्ड पॉइंट और, डेल्टा एन जी 0 आने पर केपी और केसी इक्वल हो सकते हैं, यस। क्या ऐसा भी हो सकता है अगर टेम्परेचर 12 केल्विन हो एंड आर की ये वाली वैल्यू रखें हम, ये वाली, और यही रखेंगे, यही रखते हैं हम जनरली, बाकी तो यूनिट पे भी डिपेंड करता है केसी के, केपी के, बट जनरली हम यही रखते हैं। टेम्परेचर अगर 12 केल्विन हो, आर की वैल्यू ये रखें। आपको पता है ये आर की वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, बोलो यस और नो। पिछले 4 चैप्टर में, चारों चैप्टर में मैंने ये बात पढ़ाई है आपको कि आर की जब ये वैल्यू होती है 0.0821, उसको 1/12 भी रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, आर और टी को मल्टीप्लाई करके आर कितना है? 1/12। टेम्परेचर अगर 12 केल्विन रखा तो क्या ये 1 आ जाएगा? यस। अगर ये 1 हो गया, 1 हो गया, अब इसकी पावर चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, क्या वो 1 ही रहेगी हमेशा? क्या वो हमेशा 1 ही रहेगी? अब 1 की पावर आप चाहे +1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, 0 रखो, क्या ये सबका आंसर 1 ही है? बोलो यस और नो, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे केस में क्या केपी और केसी दोनों इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल। एक ये इस समय इक्वल हो सकते हैं, एक इस समय इक्वल हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, इफ नो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म, ना रिएक्टेंट में कोई गैस है, ना प्रोडक्ट में कोई गैस है, सर तब भी डेल्टा एनजी 0 ही आना है। एब्सोल्युटली राइट। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में है, बट सेम है, सेम, 5 मोल रिएक्टेंट के गैस में है, 5 मोल प्रोडक्ट के गैस में है, तब भी डेल्टा एनजी 0 आना। हाँ तब भी 0 आना। वैसे तो नो हो या इक्वल हो, या इक्वल हो, इक्वल, इक्वल, या तो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस में नहीं है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में है बट इक्वल है, इक्वल है, इक्वल। ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, तब भी डेल्टा एनजी 0 ही आना है। तब भी केपी और केसी इक्वल हो जाएंगे, तब भी केपी और केसी इक्वल हो जाएंगे। ठीक।
अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो के पी इज ग्रेटर देन के सी कैसे हुआ? वाह बेटा, आइए बेटा, कह रहे डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो के पी और के सी से बड़ा कैसे हुआ? मान लेते भाई, डेल्टा एन जी 1 मान लेते, केसी को किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी? जैसे 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, बढ़ गई वैल्यू। 6 है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ले बढ़ गई वैल्यू। 5 है, ये 3 है, तो हो गया भैया 15 हो गया, बढ़ गई वैल्यू। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ गई वैल्यू। अब तो तू माइनस वाला भी पूछेगा तो पक्का ही पूछेगा, ये -1 है, इसका मतलब के सी डिवाइडेड बाय आर टी हो गया। ये 5 था, 5 को 3 से डिवाइड कर दे, वैल्यू कम हो गई। ये 6 था, 6 को 4 से डिवाइड कर दे, वैल्यू कम हो गई। भाई ये तो 4th क्लास का मैथमेटिक्स है भाई। किसी चीज को किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है ना, बस वो वैल्यू चीज जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। किसी से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू कम हो जाती है, बस वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तो यार अब 4th क्लास का मैथ थोड़ा पढ़ाऊंगा यार। आइए आपके सामने पेशे खिदमत है पहला क्वेश्चन, पहला ना? किस रिएक्शन में केपी और केसी इक्वल नहीं है? पता क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली, डेल्टा एनजी जीरो नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि डेल्टा एनजी जीरो होगा तो केपी केसी इक्वल होंगे। तो आप बताओ, निकालो, एन पीजी बताओ, एन आरजी बताओ, और डेल्टा एनजी निकालो, जो कि एनपीजी माइनस एनआरजी होता है। ये उनके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं जिनको पता ही नहीं है डेल्टा एनजी क्या होगा, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का बैकलॉग है, प्लीज भाई सीख लेना अभी। प्रोडक्ट, एनपीजी का मतलब है प्रोडक्ट के गैसियस वाले मोल्स। ये प्रोडक्ट है, गैस है, मोल्स हो गए 2। ये है रिएक्टेंट के सिर्फ गैसियस वाले मोल्स। रिएक्टेंट है, गैस है, मोल कितना हो गया 1। सर इसको काउंट नहीं करेंगे बेटा, ये सॉलिड में है ना, सिर्फ रिएक्टेंट के गैसियस वाले मोल्स। 2 - 1 1 आ गया सर। यहां पर भी एनपीजी, प्रोडक्ट है, गैस है, रिया मोल्स 1, प्रोडक्ट है, गैस है, मोल्स 1, 1 + 1 2 हो गया सर। एनआरजी, रिएक्टेंट के गैसियस वाले मोल्स कितने हो गए 2, 2 में से 2 गए सर, 0 आ गया। सर यहां पर केपी और केसी इक्वल नहीं है, आंसर तो आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा एनजी 1 है, डेल्टा एनजी 0 होता केपी केसी इक्वल होते, डेल्टा एनजी 0 नहीं है, केपी केसी इक्वल नहीं होंगे। बट वैसे ही बाकी ऑप्शंस भी मैं करके दिखा रहा हूं, जस्ट ऐसे ही। एनपीजी निकालो, प्रोडक्ट है, गैस है, मोल 1, प्रोडक्ट है, गैस है, मोल 1, 1 + 1 2 हो गया। रिएक्टेंट है, गैस है, मोल 1, रिएक्टेंट है, गैस है, मोल 1, सर 1 + 1 2 हो गया। डेल्टा एनजी 0 आ गया, केपी केसी इक्वल हो गए। एनपीजी, प्रोडक्ट है, गैस है, मोल्स 1, प्रोडक्ट है, गैस है, मोल्स 1 2 हो गए। रिएक्टेंट है, गैस है, मोल्स 2, ये भी 0 हो गया। डेल्टा एनजी 0 होगा, केपी केसी इक्वल होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। और करिए, किसी रिएक्शन का केसी दे रखा है 300 केल्विन पे इतना है, आपसे केपी पूछा हुआ है, आपसे केपी पूछा हुआ है। केसी बेटा इस रिएक्शन का केसी इस टेम्परेचर पे दे रखा है, 300 केल्विन पे दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁻⁶। केपी फॉर द अबव रिएक्शन, आपसे केपी पूछा हुआ है। आर की वैल्यू इन्होंने लिखा हुआ है कैलोरी में लेनी है, कोई बात नहीं, कैलोरी में ले लेंगे। क्या हम सबको पता है के पी इसी के बराबर होगा के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बिल्कुल, क्या डेल्टा एन जी हम निकाल सकते हैं? एनपीजी माइनस एनआरजी। सर प्रोडक्ट है, गैस है, मोल्स कितने हो गए 2। एनआरजी, रिएक्टेंट गैस, मोल्स 1, रिएक्टेंट गैस, मोल्स 1, सर ये भी 2 हो गए। सर डेल्टा एनजी 0 आ रहा है, जब भी डेल्टा एनजी 0 आएगा तो केपी और केसी इक्वल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो सर पेन ही उठाना नहीं पड़ता। अगर केसी भी 4 × 10⁻⁶ है तो केपी भी 4 × 10⁻⁶ होगा। ऑप्शन नंबर बी एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है ये।
अब ले लेते हैं भैया, टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट नंबर 16 है क्या? एक बार जल्दी जल्दी बताओ सिलेबस क्या था। थर्मो के कितने लेक्चर दिए थे? थर्मो के कितने लेक्चर दिए थे? जल्दी जल्दी बताओ कितने लेक्चर दिए थे थर्मो के। वन टू फोर, आइए फिर। जल्दी से बताइए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? मोलर एंट्रोपी जिसको 1 बोल दिया, मोलर वॉल्यूम जिसको 2 बोल दिया, और पीएच जिसको 3 बोल दिया। इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? आंसर है डी। जिसके नाम के आगे मोलर आ गया, 1 मोल की एंट्रोपी है, यानी कि जो भी एंट्रोपी आई होगी उसको मोल से डिवाइड किया होगा। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव बन गई होगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 मोल की है, यानी कि मोल से डिवाइड किया होगा। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव, और पीएच तो आपको वैसे ही पता है इंटेंसिव है। तीनों इंटेंसिव है जी, तो आंसर है नन ऑफ दीज। आंसर है नन ऑफ दीज। आइए, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय कितना यार? 2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन बताइए, वर्क कितना होगा? वर्क डन 4 ऑप्शन है, आर, 2R, R/2 या 3R। सिर्फ वर्क डन के 3 फॉर्मूले थे, -P∆V, -ΔNGRT या -NR∆T। सर यहां पर कौन सा लगेगा? सर यहां पर NR∆T लगेगा। सर आपको कैसे पता चला? देखो नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं और चेंज इन टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो -NR∆T -1। आर की जगह आंसर आर में है तो आर रखूंगा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 2। सर -2R आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये ना आंसर। सर इन्होंने आंसर माइनस नहीं लगा रखा भैया, उन्होंने मॉड दे रखा होगा, मॉड दे रखा होगा, उसमें मैं क्या बताऊं। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेज इन, कब इंक्रीज होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन। बताओ भाई, टेम्परेचर
कब बढ़ता है? कब बढ़ता है? कब बढ़ता है? सर जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल होती है तब तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, तो आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बात पक्की है। ठीक है सर। दूसरी बात, सर आपने लिखवाया है कॉपी के अंदर, कॉपी रिवाइज करके आए हैं, मजाक थोड़ा चल रहा है सर, अगला साल हमारा लास्ट ईयर है नीट के अपेयर करने का, तो मजाक थोड़ा चल रहा है सर, कॉपी रिवाइज करके आए हैं, कॉपी में लिखा हुआ है जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर फॉल हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, गैस ठंडी हो जाती है। बट यहां पर तो उसने गर्म पूछा, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा सर। एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कंप्रेशन में इंक्रीज होगा, है ना। और देखते पी और वी का प्लॉट, प्लॉट मतलब ग्राफ दे रखा है दो गैसेस का, दो गैसेस का एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। कौन कौन सी दो गैसेस हैं? ए एंड बी, आपको ए और बी बताना है। ये पी है, ये वी है, इनिशियल पॉइंट सेम है। ये ऊपर वाली गैस है बेटा ए, नीचे वाली बी। आपको बताना है ए कौन सा है, बी कौन सा है। हिंट दिया हुआ पूरा, एडियाबैटिक प्रोसेस, पहली हीलियम, दूसरी हाइड्रोजन, फिर कौन सा है हाइड्रोजन एंड हीलियम, फिर कौन सा है हीलियम एंड नियॉन, और फिर कौन सा है H2 एंड Cl2। सारा चक्कर यहां पर स्लोप का है, स्लोप का। किसका चक्कर है? स्लोप का। और क्या हमें स्लोप निकालनी आती है? क्या हमें स्लोप निकालनी आती है? यस सर। सर हमने एडियाबैटिक में स्लोप निकाली थी, याद है? क्या वो यही आई थी? सॉरी सॉरी, यही आई थी। यस सर। जल्दी से बताइए फिर, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जिसका गामा ज्यादा होगा उसका प्रेशर डिक्रीज मोर होगा। बताओ भाई, गामा किसका ज्यादा है? सर ये डायटोमिक है, ये मोनोटोमिक है, इसका गामा होगा 1.66, इसका गामा होगा 1.4। सही है। जिसका गामा ज्यादा उसका प्रेशर डिक्रीज मोर। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज जीरो इन फॉलोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस है, प्रेशर, वॉल्यूम, ए बी सी, ए से बी गया, बी से सी, सी से ए। बताइए कौन सी चीज जीरो है? क्या क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है, कि नन ऑफ दीज? ए से पहले बी गया, बी से सी, फिर सी से दोबारा क्या आ गया? ए। बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा मंडे को, क्योंकि वैसे ही आपको थर्मोडायनेमिक्स तैयार करना है संडे के टेस्ट के लिए। लेक्चर 5 टू लेक्चर
8। ठीक है, अच्छे तरीके से रिवाइज जरूर करके आइएगा। एक बात, दूसरी बात, कल आपको बताया था मैंने कि क्लास होगी हमारी, ठीक है ना। सिलेबस पीछे चल रहा है, पिछली बार मैंने आपकी बात मान ली थी, आपकी बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना। इसी कारण मैंने ये बात आपको ट्यूसडे ही बता दी थी कि कोई कहे जी हमारा संडे टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है। मैंने ट्यूसडे इसी कारण बता दिया था कि आप रोज रोज आधा घंटा ज्यादा भी लेंगे तो आपको रिवीजन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपकी 1-1.5 घंटे क्लास के कारण हमारी रिवीजन नहीं हो पाई संडे को, है ना। संडे के लिए जी कल क्लास है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5/5, बहुत बढ़िया जी, 5/5, 4/5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कल केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे, कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट आज की क्लास रिवाइज करके आ जाना, आज की क्लास रिवाइज करके आ जाना, बिना रिवीजन किए ना आना, बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार चैप्टर है, भर भर के क्वेश्चन लाया हूं मैं, ठीक है। आज भी वैसे आपने कुछ ही झलकियां देखी एम्स की, वैसे एम्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अपना नीट, एआईपीएमटी, जेई मेंस, सबके क्वेश्चन है भाई अपने पास ना, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आज की क्लास रिवाइज करिए और थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जो भी आपका सिलेबस है उसकी रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी क्लास। यस यस, थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। क्लास की बातों को क्लास में रहने दिया करो यार, ट्यूब पर डाल देते हो तुम लोग।